હવે આપણે તમે કહો એટલે શરૂ કરીએ. બસ સાહેબ, ટાઈમ આપણો થઈ ગયો. 8:05 ને આપણે વાત કરી હતી. જોડાતા રહેશે પછી સરસ. કે ડોક્ટરોને પણ 8:30 કે 9 થી છે. ચાલુ કરી દઈએ સાહેબ, શરૂઆત આપ કરો. हाँ, नमस्कार आरव ने जो हमारे साथ जुड़े हुए भारत के सदस्य हमारे डॉक्टर हमको मिलने वाला है। इस ऑनलाइन वेबिनार में स्वागत है। आप सबको पता है भारत विकास परिषद राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही एक सामाजिक संस्था है। उद्देश्य है स्वस्थ, जहां भी सेवा की जरूरत होती है समाज को, भारत विकास पर होती है। जब कोरोना प्रकोप तब भी इस बार पर किया गया है जिनका काम पूरे सौराष्ट्र प्रांत में जो सेवा संकलन हम 3 श्रेणी को हमने विभाजित किया है। एक है लोगों में कोरोना कैसे बचे, दूसरी सेवा की जरूरत है उस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो कोर ग्रुप बना है उसमें सुरेश भाई ठक्कर से उसके सदस्य हैं। उनके प्रयत्न हमारे जो पहले दो ऑब्जेक्टिव्स थे, जागृति फैलाना और अगर हो जाए तो क्या करना, तो उसकी पूर्ति के लिए आज हम मिल रहे हैं। स्वाभाविक है जब भी शाखा में कोई कार्यक्रम होता है तो प्रमुख और मंत्री के मार्गदर्शन पे होता है और सहयोग से होता है। तो मैं आपको बताऊं, गांधी के कार्यकर्ता नियुक्त और डॉक्टर जो कि उनकी के तौर तो पहली बार ऐसा होला सौराष्ट्र कच्छ प्रांत का मंत्री का पद संभालिए। तो अब सबके आज 3 हमारे साथ रखेंगे मित्र, हमारे साथ हमसे बात करेंगे डॉक्टर नवीन भाई ठक्कर। उसके बाद डॉक्टर विशाल ठक्कर अपनी बात रखेंगे। तत्पश्चात डॉक्टर दैवत मेहता अपनी बात रखेंगे। वो बात शुरू करें उससे पहले थे कि डॉक्टर जुड़ने वाले थे, उनके पिता गया तो उनसे नहीं पा रहे, तो हम पूरे परिवार श्रद्धांजलि देते और एक उनको समाचार मिला, उन्होंने मुझे संदेश दिया और कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप नवीन जी से बात करिए। तो नवीन जी का भी एक आभार हम व्यक्त करते क्योंकि बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी कि वो आज हमारे साथ अपनी बात रखेंगे। नवीन सर अपनी बात रखे उससे पहले सबके लिए कुछ सूचनाएं हैं। जैसे हर एक वक्ता अपनी बात 10 मिनट तक रखेंगे, उसके पश्चात जो है वो प्रश्नोत्तरी होगी। इस पूरे वेबिनार के दरमियान सब माइक यहाँ से म्यूट कर दिए जाएंगे, तो जो वक्ता है उसी का माइक चालू रहेगा। और अगर किसी को प्रश्न है तो चैट बॉक्स में रख सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर आपको मिला है उस पर कर सकते हैं, या तो यू कैन रेज द हैंड। अभी एक हाथ ऊपर हुआ है तो मैं उसका
तो मैं नीचे कर रहा हूँ, बट जब प्रश्नोत्तरी का समय शुरू हो तब आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अभी सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ, तो 2 सेकंड दीजिए मुझे। नवीन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। नमस्कार। लाउड पे आप, मैं आपका, आप शुरू करेंगे। हमारे साथ जो पहले वक्ता है, शहर के ही नहीं पूरे निष्णांत है। आप दीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर है गांधीधाम में, पर उसकी जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है नवीन जी की। वो आप देख सकते हैं पीछे उन्होंने एक बैकग्राउंड रखा है, इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन, उनके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। चाइल्ड एज फाउंडेशन में अपनी जवाबदारी है। इसके अलावा जो आप गुजरात सरकार की जो वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स थी, उनके वो सदस्य है। और गुजरात में जो पहली वैक्सीन जिस व्यक्ति को दी गई वो है हमारे नवीन भाई ठक्कर सर। तो ये गांधीधाम से हम सब के लिए गौरव की बात है कि गांधीधाम से एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहा है अपने काम से। इसी शब्दों के साथ मैं नवीन भाई को विनंती करूंगा कि वो अपनी बात रखे 10 मिनट के लिए। नवीन भाई, और उनका जो विषय है वो है कोरोना का क ख ग। इट्स ओवर टू यू सर। थैंक यू। अगर आपको बीच में लगे कि आवाज नहीं आ रही है तो मैं अपना वीडियो बंद कर दूंगा। मैं अभी लखनऊ में हूँ और थोड़ा कनेक्शन के इशू हैं, तो जैसे ही आपको लगे कि आवाज अच्छी नहीं आ रही तो मेरे को बता दीजिएगा। सबसे जी सर। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेतन और मैं दोनों एक ही शहर के हैं, सतना के हैं। हमारी जो हम दोनों बिजनेस फैमिली के हैं, तो हमारी दुकान भी एक दूसरे के सामने थी। और मेरे को अभी तक याद है कि हिम्मत भाई का, क्योंकि वो सामने ही बैठते थे। और चेतन मेरे कॉलेज से ही पढ़ा है, तो ये मेरा फर्ज है कि अगर वो ये नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने। और दूसरा कारण था कि भारत विकास परिषद इतना अच्छा काम कर रही है, नितिन भाई हमको बताते रहते हैं। नितिन भाई बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि मैं आप लोगों से मिलूं, और कुछ मेरे जो सजेशन हैं वो भी आपको लास्ट में मैं देना चाहूंगा। तो जो मेरा टॉपिक है क ख ग, मतलब समझ लीजिए एबीसी ऑफ कोरोना। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं ऐसी कुछ बातें करूं जो उपयोगी हो, क्योंकि एबीसी में तो हो सकता है बहुत कुछ आ जाए। तो मैं कुछ रिसेंट एविडेंस की बात करूंगा कि अभी क्या क्या, क्योंकि कोरोना लगातार हमको नई नए रोज आते रहते हैं समाचार, रिसर्च, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। कुछ होम केयर में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा चैट बॉक्स में भी, व्हाट्सएप में भी प्रश्न ऐसे तेजस जी ने डाले थे। और अगर समय बचा तो कुछ वैक्सीनेशन से रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहले, अभी जब हम कोरोना चालू हुआ था तब बहुत सारी बातें थी कि कैसे फैलता है। अब ये बिल्कुल ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि मेनली ये एयरबॉर्न है। अभी लैंसेट में स्टडी 2 दिन पहले पब्लिश हुई है। बीच में सीडीसी ने भी बोल दिया, सबने बोल दिया। इसलिए शुरू में काफी कुछ था कि सरफेस से भी हो सकता है कि सरफेस के थ्रू फैले, न्यूज़पेपर के थ्रू फैले, नोट के थ्रू फैले, कहीं नॉब में हाथ लगा दें, कहीं बाथरूम दरवाजे के हैंडल में हाथ लगाएं तो फैले। पर अब ये एविडेंस है कि उन सब चीज का महत्व उतना नहीं है जितना एयरबॉर्न का है। और उसका 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 इम्प्लीकेशन क्या है कि अभी भी हमारे लिए जो एसएमएस है, सबसे पहला जिसमें है सोशल डिस्टेंसिंग, एक 2 गज की दूरी, वो सबसे ज्यादा महत्व की है। दूसरा है मास्क, वो सबसे ज्यादा महत्व का है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और सैनिटाइजर का महत्व है, लेकिन पहले जैसे हम पागल की तरह रहते थे, सब्जी वाला सब्जी को हाथ नहीं लगा रहे हैं, बाहर रख दिया, हर चीज बाहर रख दिया,
उतना पैनिकी होने की उसमें जरूरत नहीं है। बार बार सैनिटाइजर से वो धो रहे हैं, धोना चाहिए हर एक, उसके बाद सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए तो बेटर है साबुन से, लेकिन उतना पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क यूज करें और सर्जिकल मास्क यूज करें। कपड़े का मास्क, घर का मास्क नहीं चलेगा। 3 लेयर जो मास्क है वो यूज करें। दूसरी चीज, अच्छी तरह से यूज करें, उसका तरीका वो हो। और क्या एविडेंस है? दूसरा एविडेंस ये है कि एसी, एयर कंडीशनिंग, पुअर वेंटिलेशन, जहां पे वेंटिलेशन कम है और उसमें जो क्राउडिंग होती है, खासकर फिर सेंट्रल एसी, क्राउडिंग इन एयर कंडीशन प्लेसेस विद पुअर वेंटिलेशन, यहाँ सबसे ज्यादा खतरा होता है और वहीं से चालू होता है। वहां पे हमारे जो यंग लोग हैं वो वहां से ले आते हैं। और अभी जो स्ट्रेन चल रहा है उसमें भी ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये डबल म्यूटेंट आ गया, वो नाम दे के और डरा दिया है। अभी जो भी है वो पक्का है कि वो एक आदमी घर में ले आता है, सबको लग जाता है। उसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि अभी भी इसके लिए जरूरी क्या है कि ये जो एयर कंडीशन प्लेसेस हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता और लोग इकट्ठे होते हैं, उनका मैंने अभी देखा था, मेरे बेटे के बीच में एंगेजमेंट थी, मैंने बहुत सी जगह ढूंढी, कहीं भी ऐसा नहीं था। उनसे बोला कि तुम दरवाजा खुला रख दोगे, हम यहाँ पे लंच करें कि वो, उसको 2 महीना हो गया, इसलिए अब तो कोई सोच भी नहीं सकता, पर कोई तैयार भी नहीं था। और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो गांधीधाम में भी थे वो बेसमेंट में थे और वहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं था और टोटली एसी थी। अल्टीमेटली वी ड्रॉप द आइडिया एंड ये हुआ कि अच्छा हुआ। तो ये ध्यान देना है जो उसके बारे में है। अब दूसरा आ रहा है कि उसको एक बार कोरोना हो गया, दूसरी बार कोरोना हो गया, ये सब चीजें देखिए, इसको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ता है, ऐसे कहना मुश्किल होता है। री इन्फेक्शन जो है, फिर से कोरोना लगे, अगर अभी इतना एविडेंस है जो स्टडीज हुई हैं बाकी जगह कि एक बार कोरोना होने के बाद आपको 7 महीने का अब एविडेंस है कि दोबारा नहीं हो सकता, कम से कम वही स्ट्रेन से। अब अचानक कोई नया स्ट्रेन आ जाए, उससे हो जाए, फिर भी ये रहेगा कि वो जरूरी नहीं है कि उससे सीरियस हो। इसलिए ये सब चीजें जब तक प्रूव ना हो तब तक कहना बहुत मतलब खतरनाक वो है। अब टेस्टिंग की बात जस्ट कर दूं कि एंटीजन टेस्ट जो है लोग कराते हैं और काफी वो होता है। तो एंटीजन टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो मतलब मान लेना चाहिए आपको कोरोना है। लेकिन निगेटिव आता है, जैसे मैंने देखा था पिछले 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले, जब मैं गांधीधाम में था, अभी लखनऊ में हूँ, तो मैं टेस्ट कराने गया तो वो सिस्टर ने बोला कि अब ये नेगेटिव आ गया सर, मोस्टली कोई अब बस ये तो करीब करीब वो होता है। ऐसा नहीं है, एंटीजन टेस्ट निगेटिव होने के, फॉल्स नेगेटिव होने के चांस बहुत होते हैं। उसमें आपको आरटीपीसीआर करना ही होता है, वो एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद आरटीपीसीआर करना है, जो ज्यादा अच्छा टेस्ट। एचआरसीटी जो होता है उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है और कई लोग आरटीपीसीआर कराने की जगह सीधे वो सीटी स्कैन, चेस्ट कराने चले जाते हैं। अंत में ये समझना है कि आपको कोरोना शक वो है, अगर शक है, आपके डॉक्टर को शक है, तो आपको टेस्ट कराना ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपका कोई काम आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरा, डॉक्टर्स के लिए वो है, पर आपको डॉक्टर्स अगर सलाह देते हैं तो मार्कर्स वगैरह रेगुलर देखते रहना चाहिए, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब दूसरी चीज है कि जैसे कोरोना होता है तो दूसरा प्रश्न आता है कि अब हम कौन से ऐसे ड्रग्स लें कि बढ़े नहीं, क्या करें, बच्चों में क्या करें, वो विशाल बताएगा। विशाल ने हैंडल भी बहुत किए हैं कोरोना के केस। और इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें, और मतलब पॉजिटिव होने के बाद लोग ये दौड़ा दौड़ी करते हैं और उसके पहले भी एकदम पागलों की तरह कुल्ला करना, स्टीम लेना पहले से वो होता है। तो उसका ये समझना है कि इम्यूनिटी रातों रात डेवलप नहीं हो सकती। इम्यूनिटी आपकी अच्छी हो, उसके लिए आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज हो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, हेल्दी वेट हो, और सब कुछ हो, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। उस समय दिया जाता है, विटामिन सी देते हैं, जिंक देते हैं, और भी कई चीज बोलते हैं, लेकिन एकदम उसमें उसके ऊपर पूरा फोकस नहीं करना चाहिए। और अभी तक ऐसा कोई भी ड्रग्स नहीं है जिसके बारे में कंक्लूसिव एविडेंस हो कि वो उसको रोकने में काम आता है। कुछ ड्रग्स यूज होते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल हैं। यहाँ यूपी में आइवरमेक्टिन यूज होता है, एजिथ्रोमाइसिन यूज होता है। कम से कम अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सब जगह बंद हो गया,
फिर भी मैंने अभी देखा अभी बीच में कि एक हॉस्पिटल में इवन एडमिटेड पेशेंट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो रहा था, तो इनका कोई एविडेंस नहीं है। अगर कि आप उसके बाद उसको रोक बढ़ने से रोक सकते हो ये ड्रग से। और इम्यूनिटी का तब भी ध्यान रखने के लिए आप अच्छा खुराक लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए और बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए। अभी मैंने दहीवत को बोला कि अच्छा है, वो दहीवत उस बारे में बताएगा कि कोरोना जितना भी कोरोना से आपको नुकसान होता है, कोरोना डजंट किल यू बट इट इज योर एंजाइटी, स्ट्रेस और दूसरा गलत इंफॉर्मेशन, वो आपको मारता है, वो उसके कारण वो होता है। और उस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जहां आप स्ट्रेस में आएंगे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट करेगा और कई प्रॉब्लम कोरोना में ओवर रिएक्शन के कारण होते हैं। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट एट होम, इसके लिए इसके लिए एक ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा मॉडल यहाँ मैंने देखा यूपी में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक डोज लिया था, उसके बाद मैं यहाँ आया तो बाहर से इन्फेक्शन घर में आया, हम सबको लग गया। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि छू के निकल गया, ऐसा था। 2 दिन सर्दी खांसी हुई, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने वैक्सीन ली हुई थी, फिर भी सबको लगा। तो यहाँ बड़ा अच्छा मॉडल है यहाँ पे, और ये गुजरात में इसलिए भारतीय विकास परिषद के आप लोग वो हो, इसलिए मैं लाना चाहता हूँ कि जितना ध्यान आप लोग हॉस्पिटल में दे रहे हो उतना ही ध्यान इस पे देने की जरूरत है। आज की डेट में भी मैं डेली अभी 10 कॉल गांधीधाम के अटेंड करता हूँ अपने पुराने पेशेंट्स के, या अभी जो पेशेंट हैं वो इतने घबराए हुए हैं। और यूपी में बड़ा अच्छा मॉडल है, यहाँ आप जैसे ही लोड होता है आपका सिस्टम पे, आपको कॉल आएगा, घर आके 30 पेशेंट के वो कांटेक्ट लेके जाते हैं। अब तो खैर घटाए होगा क्योंकि अभी इतनी किटी नहीं है। 30 पेशेंट के लेके जाते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग में, और आपको दिन में 5 बार फोन आता है कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर कितना है, पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 कितना है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं छोटे छोटे 250 के, वो एरिया वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में 2-3 डॉक्टर होते हैं जो लगातार आप उसमें लोग डालते हैं कि अच्छा मेरे को बुखार है तो क्या करूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं, और उसके डॉक्टर लोग वो सलाह देते हैं। ये मॉडल बहुत ही अच्छा है क्योंकि छोटी छोटी चीजों के कारण आजकल पेशेंट परेशान हो गए। कई बार एडमिशन की जरूरत नहीं है तो भी एडमिशन का ट्राई कर रहा है। कोई उसके जो छोटे सवाल है उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप कल ही मेरी कजिन ने फोन किया अंजार से कि वो डॉक्टर फोन उठा रहे थे, अब तो उन्होंने भी उठाना बंद कर दिया। तो एक डॉक्टर कितना उठाएगा? इसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। इसमें आप लोग देखिए क्या कर सकते हो। आपको और इन्फॉर्मेशन यूपी मॉडल की चाहिए कि मैं दे दूंगा, पर वो भी अभी तो वो उतना ही जरूरी है जितना हॉस्पिटल खोलना और ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना जरूरी है। अब उसमें अभी मैंने एक IMA में वीडियो शेयर किया है डॉक्टर धीरेन गुप्ता का, बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए है वैसे वो। और उसमें भी उन्होंने सिर्फ होम केयर की है कि कैसा कैसा होना चाहिए। एक देखिए पहले जो था कि 50 के ऊपर है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, एडमिट कर दो। अब वो चीज नहीं है। अगर उसको दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल में है, उसका सेचुरेशन ठीक है, तो उसको हाई रिस्क नहीं माना जा सकता। नहीं तो सिस्टम पे लोड बहुत बढ़ जाएगा। आप कितने पेशेंट रखोगे, कोई उसकी लिमिट ही नहीं। हाई रिस्क जो है उसमें आपको एक चीज देखना है कि जो जिनका फीवर है वो उतर नहीं रहा है 5 दिन से ज्यादा, 7 दिन से ज्यादा चल रहा है, जिनको फिर से 5 दिन के बाद फिर से बुखार हो गया जिसको हम बाईफेजिक फीवर बोलते हैं, सेचुरेशन उसका जो है। एक सबसे पहले आपको घर पे है तो आपको करना चाहिए कि आप बेस लाइन आपका देख लो कि आपका सेचुरेशन कितना है। उससे अगर, क्योंकि किसी का हो सकता है 98 होता है, किसी का 99 हो, 100 भी हो, 97 हो, बाद में अगर वो गिरता है 4 से 5 के बीच के अंकों से गिरता है तो आपको वो होगा। और अगर आपने पहले से नहीं देखा है, आज भी मेरे एक पेशेंट का फोन आया, वो इतने घबराए हुए थे बच्चे का, बोले सर 90 70 हो रहा है, 40 हो रहा है। मैंने कहा 5 मिनट शांत हो जाओ। और बच्चा बोल रहा है मेरे कुछ नहीं है, वो टीवी देख रहा है। अब वो इतने घबराए हुए थे कि उनसे बड़ा मुश्किल था। थोड़ी देर बाद फिर आया मैसेज कि 94 हो गया, 94 है। वो ठीक से लेना चाहिए, उसका जो उंगली है वो ठीक से आना चाहिए। बिल्कुल छोटे बच्चों में वही प्रॉब्लम होता है। दूसरा, हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। तो लो रिस्क को हॉस्पिटल में मैनेज, घर पे मैनेज करना है। हाई रिस्क में भी काफी कुछ हमको करने पड़ेंगे। साथ में उनको रेड फ्लैग साइंस बताना है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे फीवर है, सेचुरेशन डाउन हो रहा है,
या कोई भी अगर उसके वो है तो उनको करना है। रेमडेसिविर के बारे में अभी काफी कुछ चल रहा है और उसकी जरूरत पागलों की तरह, मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें 90% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेमडेसिविर का बहुत सिंपल एक ही इंडिकेशन है कि अभी अभी मिनिस्ट्री ने वो किया है, रिलीज किया है स्टेटमेंट कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट में मॉडरेट रिस्क वाले को जिसको ऑक्सीजन चल रही है उसको ये रेमडेसिविर देना है। अब लोग उसको स्टॉक करने के लिए लगे हुए हैं लाइन में, और पागलों की तरह डेली मुझको 4 जगह से फोन आता है कि रेमडेसिविर कहीं से दिला दीजिए। तो ये सब चीजों से हमको बचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम कब हॉस्पिटल में भेजें, और हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल में अगर वो करेंगे तो एक बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, इसलिए होम केयर को सुधारना पड़ेगा। अब इसके बाद आपसे मैं अगर बात करना चाहूँ सिर्फ 2 मिनट में, कि वैक्सीनेशन में अभी देखिए अभी ये एक्सप्लोजिव आउटब्रेक चल रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन जो होता है उसका प्रिंसिपल होता है कि लो सीजन में करना चाहिए। लो सीजन में हम लेट हो गए, बहुत लोगों ने लिया नहीं, कंफ्यूजन रहा, ये ऐसा है वैसा है। अब अभी सरकार एकदम से बढ़ा रही है, साथ में केसेस हो रहे हैं। तो ये होना ही है कि एक किसी को वैक्सीन दिया, कल उसको कोरोना पॉजिटिव आया, किसी को 2 डोज लगा है तो पॉजिटिव आ गया। तो पहली चीज तो ये है कि उसका कोई वैक्सीन, ये भी सवाल इवन डॉक्टर्स के ग्रुप में उठाए जा रहे हैं कि क्या वैक्सीन से हो गया? वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कोरोना करे। बिल्कुल सिंपल बात है, उसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि आपको, वो तो सिर्फ बॉडी को मैसेज देगी कि आप एंटीबॉडीज बनाओ और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो रुकने वाली नहीं है। तो ये सब चीजों से बचना है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और दूसरा जो है कि अगर मैंने 2 डोज लिया है तो क्या मेरे को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बोला मैंने 1 डोज लिया, मेरे को हुआ, टच करके निकल गया। अगर मैंने नहीं लिया होता तो शायद मैं भी आईसीयू में होता, क्योंकि मैं भी हाई रिस्क हूँ। मेरी वाइफ को भी ऐसा हुआ, जस्ट फीवर भी नहीं आया, फीवर भी नहीं आया। और मैं जानता हूँ मेरे कई मित्र हैं जो अभी गांधीधाम में जिनको अभी कोरोना है, एंड दोज हु आर वैक्सीनेटेड, जिन्होंने वैक्सीन लिया है, उसमें मोस्टली, अब आपको एग्जाम्पल कुछ मिल जाएंगे कि उन्होंने लिया था वो सीरियस हो गए, या कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो डेथ हुई हो, लेकिन ऐसे बहुत ही कम है। और ये ज्यादा र्यूमर और वो ज्यादा है। और ऐसा नहीं है, यूएस में जो 95% एफिकेसी वाली वैक्सीन है, उसके बाद भी 5,000 केस हुए कितने मिलियन में, और कुछ 200-300 लोगों की डेथ भी हुई। तो ऐसा 100% कोई भी चीज वो नहीं है कि असर करती है, पर उसको इससे न जोड़ा जाए, और जब भी जिसका नंबर आए वैक्सीन ले लें। अब लास्ट में एक चीज और, हाँ, दूसरा एंटीबॉडीज। आज भी मेरे को बहुत सीनियर मेंबर का आईएमए का फोन आया कि मेरे एंटीबॉडीज लेवल डाउन है, मैंने 90 डेज हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? पर हमको ये समझना चाहिए कि एंटीबॉडीज लेवल आपको कराने की जरूरत ही नहीं है। अगर वैक्सीन लिया है तो है, मेमोरी, वो काम, जितना जितना उसका एफिकेसी से काम करेगी, खासकर गंभीर बीमारी से आपको बचाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाएगी मोस्टली केसेस। इक्का दुक्के में हो सकता है। अब लास्ट है कि एक तो जैसे होम केयर का मॉडल एक आप लोग अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अवेयरनेस, और वो भी सरकार की परमिशन से बनाना पड़ेगा। अवेयरनेस ऑफ दी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, जो खासकर हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा है, मैरिज है, उनको पोस्टपोन करना चाहिए, उनको एकदम लो वो कर देना चाहिए। खासकर ये टारगेट करिए जहाँ जहाँ ये एसी वाली जगह है, क्राउडिंग जहाँ होती है, और सेंट्रल एसी है, पुअर वेंटिलेशन है, उनको कैसे अवेयर करें। वो किसी भी होटल के या किसी भी जिम या बार, बार तो वहाँ है नहीं, तो किसी के भी उसमें उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि इससे कोरोना हो सकता है, जबकि इसका बहुत कंक्लूसिव एविडेंस है। तीसरी तो लॉकडाउन की जगह जो है टारगेटेड इंटरवेंशन करें। लॉकडाउन से तो बहुत फायदा होगा, लेकिन नुकसान भी होगा। इससे अच्छा ये कोशिश करें कि इस जगह पे, यहाँ पे इस तरह के वो न हो, और वहां पे लोग वेंटिलेशन अच्छा रखेंगे। देखिए आउटडोर में हमेशा खतरा कम रहेगा, ऐसा नहीं है कि मास्क बाहर नहीं पहनना है, लेकिन हम चौराहे पे पुलिस वाले डंडा लिए खड़े रहे, सबको मास्क पहनाए, उससे भी वो जरूरी है। पर उसके साथ जरूरी है कि इन सब चीजों जगह टारगेट करें, जहां भी आपको दिखे वो सबको मिलकर करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन का मैंने बता दिया। और फाइनली है कि सबसे पहले तो व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड करना बंद करें।
अगर आपको फैक्ट चेक करना है, बहुत अच्छी साइट्स है, हम लोग सिखाते हैं, हमारा पूरा कोर्स चलता है। आप सीखिए और खुद ही फैक्ट चेक करिए। व्हाट्सएप मैसेज बंद करना, फॉरवर्ड करना बंद करें, इज दिस ट्रू। अरे आप एक चीज, इसमें इतना काम हो रहा है कि जब भी आप ऐसी बात करते हो ना, तो लोगों को नीचे कोई नहीं पड़ता। वो अगर उसको बोलोगे ये गलत है, तो भी उसके दिमाग में वो बैठ जाता है। और आदमी का दिमाग इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है कि शॉर्टकट बना लेता है, और उसके हिसाब से उससे चलता है। इमोशन से, उसके बिलीफ से, उसकी वैल्यूज से, उसके हिसाब से चलता है। उसमें उसमें कोई इंटेलिजेंस और वो नहीं होता है, वो शॉर्टकट से चलता रहता है। तो वो बैठ गया दिमाग में, तो उसको डर लगेगा तो भी वो एक्शन नहीं लेगा। तो इतना करें, जब तक हम इसको वो नहीं कर लेते, तब तक मास्क को अच्छी तरह से पहने, सर्जिकल मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजेशन का जरूर उपयोग करें, बट पैनिक ही ना हो। और जैसा अभी दहीवत आपको बताएंगे, तो अपना इम्यूनिटी, टेंशन और स्ट्रेस को बहुत कंट्रोल में रखें। और एक जो होम होम केयर अगर आपका है, तो आपके पास सब वो होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, एक रिकॉर्ड रखिए और अपने डॉक्टर को दिखाइए। एक सब मॉनिटर करिए और एंजाइटी कंट्रोल करिए। अगर आप एंजाइटी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सेचुरेशन देखिए, 6 मिनट वॉक करके टेस्ट देख सकते हैं, बेस लाइन ले लीजिए। और हर एक केस में रेमडेसिविर या दवाओं के पीछे मत दौड़िए, 90% में कोई जरूरत नहीं होती है, और फालतू की दवाएं लेने से भी नुकसान होता है। बस इसी मैसेज के साथ भारतीय विकास परिषद से खूब खूब आपको आभार और खूब खूब बधाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप कोई इसमें होम केयर मॉडल की और जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई भी इस तरह का सपोर्ट चाहिए, तो आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू ऑल इंफॉर्मेशन। एंड देयर आर बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरी जगह की हैं, जो वहां भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद नवीन भाई आपका। तो आपने बहुत सारे प्रश्न के जवाब भी दे दे आपके वक्तव्य में, जो हमारे पास लोगों से आए थे। हो सकता है कोरोना, तो उसके बारे में बात की। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन के लिए लोग लाइन लगाते हैं, उसके बारे में भी आपने बात की, और होम क्वारंटाइन में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आपने बात की। तो बहुत सारे प्रश्न के जवाब भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे जो अगले स्पीकर है, जो जिनका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है, वो है डॉक्टर विशाल ठक्कर, जो आपके स्क्रीन पे है अभी। डॉक्टर विशाल ठक्कर एमबीबीएस है, और चाइल्ड हेल्थ में उन्होंने बहुत काम किया है। जैसे नवीन भाई ने भी बताया कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है, उसमें जो बच्चों को खास असर होती है, उसमें विशाल भाई का बहुत बड़ा अनुभव है। वो यहाँ की जो प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, किलो हॉस्पिटल और बचपन हॉस्पिटल, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी विशाल भाई अपनी बात रखेंगे। उनका विषय है कोरोना काल पे, कोरोना की बच्चों पे असर। और जो कहते हैं कि क्या उसको गुजराती में और हिंदी में थोड़ा प्रश्न शब्द नहीं मिल रहा है, बट उसकी फ्यूचर में क्या असर होगी। अभी जिस बच्चे को कोरोना हुआ और ठीक हो गया, लेकिन भविष्य में उसके पे क्या असर होगी उसके स्वास्थ्य पे, उसकी बात भी रखेंगे श्री डॉक्टर विशाल ठक्कर। आप को कर दीजिए सर। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। जी। हाँ, હવે हाँ, અવાજ આવે सुनाई છે? दे रहे। हाँ जी सर, हाँ जी सर। બરાબર. હવે બાળકોમાં કોરોનાની અસર વિશે મારે તમને થોડી જાણકારી આપવાની છે. હવે લાસ્ટ યર જ્યારે 2020માં આપણે જ્યારે કોરોના ચાલ્યો, ત્યારે આપણે બાળકોમાં નહિવત અસર અથવા બહુ જ ઓછી અસર બાળકોમાં આપણે જોઈ છે કે જેમાં બાળકોને બહુ જ સિમ્પટમ્સ પૂછાવતા હતા અથવા બિલકુલ થતો નતો. હવે છેલ્લા 15 દિવસથી અથવા 3 એક અઠવાડિયાથી અમે જોઈ રહ્યા છીએ કે બાળકોમાં
કોરોનાનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધ્યું છે અને બાળક સંક્રમિત થઈ અને અમારી પાસે આવે છે. તો આવી સિચ્યુએશનમાં મા બાપ ઘણા બધા પેનિક થતા હોય છે, સ્ટ્રેસમાં આવતા હોય છે. એ લોકોને સમજ નથી હોતી કે ક્યારે અમારે ટેસ્ટ કરાવવો, બાળકોમાં શું લક્ષણો જોવા મળે. તો એના વિશે થોડીક આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું કે બાળકોમાં શું થાય, કેવા લક્ષણો જોવા મળે તો આપણે કોરોના હોઈ શકે. અત્યારે મોટા ભાગે છેલ્લા 2 થી 3 અઠવાડિયામાં જે અમે જોઈએ છે પેશન્ટો, એમાં મોટા ભાગે બાળક તાવ સાથે આવે છે. જે નાના બાળકો છે એમાં તાવ અને શરદીનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે અને બાળક ચીડચીડિયું હોય છે. અને જે મોટા બાળકો છે, જે કે 8 વર્ષ, 10 વર્ષ, 12 વર્ષ, 15 વર્ષના જે બાળકો હોય છે, એમાં કમ્પ્લેન હોય છે કે બાળકને તાવ આવે છે, માથું દુખે અને એને શરીરમાં દુખાવો થતો હોય, એટલે બોડી એક થતો હોય. એવી સિચ્યુએશનની અંદર એ લોકો અમારી પાસે લઈને આવતા હોય છે. હવે મેજર કમ્પ્લેનમાં એવું જ હોય છે કે બાળકને ફીવર સાથે જ આવતા હોય છે, પણ ઘણી વખત અમે એવું પણ જોયું છે કે બાળકને માત્ર ને માત્ર ખાલી વીકનેસ હોય, ઘણી વખત ખાલી પેટ દુખાવો હોય અને એવા પેશન્ટો પણ અમે જોયા છે કે જેમાં બાળકને ખાલી માથાનો દુખાવો થતો હોય અને એમાં પણ અમે રિપોર્ટ કરાવતા હોઈએ ત્યારે પોઝિટિવ આવતું હોય. હવે ઘણી વખત પેશન્ટ જ્યારે આવે ત્યારે એવી કમ્પ્લેન સાથે આવે કે સાહેબ બાળકને શરદી છે, તાવ છે, પણ એને 2 દિવસ પહેલા ઠંડુ પીધું હતું, 2 દિવસ પહેલા આઈસ્ક્રીમ ખાતો હતો, 2 દિવસ પહેલા ઠંડા પાણીથી નહાયો. એ આપણું એઝમ્પશન હોય છે કે એના કારણે પણ હોય. હવે ઘણી વખત એ કન્ફ્યુઝ કરતું હોય કે ખરેખર ઠંડા પાણીના કારણે છે કે ઠંડી વસ્તુના કારણે છે કે ખરેખર તાવ કોરોનાના કારણે. તો જ્યારે પણ તમને એવું લાગે કે બાળકને તાવ છે, શરદી છે, ખાંસી છે, એવી સિચ્યુએશનમાં જલ્દીથી કોઈ પણ તમે જે પણ બાળરોગ નિષ્ણાતને બતાવતા હોય એમને બતાવી અને એનું ચોક્કસથી નિદાન કરાવડાવવું જોઈએ. ઘણી વખત બાળક ખાલી વીકનેસ સાથે આવે, એને ફીવર કે શરદી ખાંસી એવું કાંઈ પણ ન હોય, એવું પણ બને. તો એવી સિચ્યુએશનમાં પણ કોરોના હોઈ શકે છે. તો જ્યારે પણ તમને કોઈ પણ એવા અનયુઝ્યુઅલ સિમ્પટમ્સ જે બાળકમાં તમે રોજ ન જોતા હો, એવા સિમ્પટમ્સ સાથે તમને લાગે તો તરત તમે હોસ્પિટલ આવી અને તપાસ કરાવી શકો છો. विशाल भाई, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा सर. ओके 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 ओके. अभी दूसरी बात है कि कई बार पॉजिटिव होते हैं और बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में भी पेरेंट्स जो होते हैं वो पैनिक होते हैं कि इसमें क्या किया जाए, कि बच्चे का रिपोर्ट कराना है, नहीं कराना है. तो उसी ये है तो तभी बच्चे के डॉक्टर्स को एक बार दिखा के फिर आगे टेस्ट के लिए सोचें. दूसरा बात है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें. तो उसके लिए हमारे पास अभी 2 मोडालिटी है कि जो हमें बताती है. एक है आरटीपीसीआर जो कंफर्म बताती है कि उसको कोरोना है क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिसिटी, और रैपिड एंटीजन टेस्ट से भी हम बता सकते हैं कि उसको कोरोना है कि. अभी आरटीपीसीआर में अभी जो सिनेरियो है उसमें ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स जो है वो हमें 3 से 4 दिन के बाद मिलती है. तो उसमें ऐसी सिचुएशन में आरटीपीसीआर नहीं मिले तो भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा लेना बेटर है, क्योंकि वो हमें तुरंत मिल जाता है. और उससे फायदा ये होता है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया है तो वो कंफर्म पॉजिटिव. हाँ, नेगेटिव आया है तो नेगेटिव है ऐसा नहीं हो सकता है. तो अगर नेगेटिव आए ऐसी सिचुएशन में हमें आरटीपीसीआर कराने की जरूरत पड़ सकती है. तो नेगेटिव आए तो नेगेटिव नहीं मान के आरटीपीसीआर करवा सकते हैं, पर जब पॉजिटिव आए तो उसको कंफर्म मान के उसको एज ए कोविड की ट्रीटमेंट चालू करवा दे, जैसे बच्चे के डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं. दूसरा बात, हर लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि अगर बच्चा कोविड पॉजिटिव आ गया तो उसका आइसोलेशन कैसे रखें. बहुत ही मुश्किल बात है कि अगर दूसरा का बच्चा बहुत ही डिफिकल्ट चीज होती है. तो उसके अंदर जो भी घर में जो लोग पॉजिटिव है, मान लीजिए कि घर में मदर या फादर या कोई भी जो पॉजिटिव है उनके साथ आप बच्चे को रख सकते हैं. दूसरा, कई बार क्या होता है कि बच्चा पॉजिटिव आया है, उस सिचुएशन में एक ही लोग को दूसरी बात यह होती है कि जब मदर फादर पॉजिटिव होते हैं, बच्चे में कोई सिम्टम्स नहीं होता है और कई बार टेस्ट करवाया जाता है, ऐसे बच्चा नेगेटिव भी आ सकता है. तो इस टाइम बच्चे को दूसरे के पास भेज दिया जाता है या ग्राहक भेज दिया. तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब भी बच्चे को रिपोर्ट नेगेटिव आता है या बच्चे का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है या मदर फादर में सिम्टम्स है, तब तक बच्चा ऑलरेडी मदर फादर के साथ जब तक रहा है तब तक वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है.
उसमें शायद एसिम्प्टोमेटिक हो, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन के चांस, मतलब इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स नहीं दिखे, ऐसा भी हो सकता है। उसमें कोई बुखार सर्दी खांसी ऐसा भी नहीं हो, पर वो स्प्रेड कर सकते हैं और वो ग्रांड पेरेंट्स के लिए रिस्की बन सकता है। तो जो भी पॉजिटिव है, जिसके भी साथ बच्चा था उसी के साथ रखना है। इसके आगे बात करेंगे बच्चे के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अभी तक लास्ट 2 से 3 हफ्ते में मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं, वो सारे बच्चे उसको होम ट्रीटमेंट से अच्छा हो गया है। मतलब किसी को एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी जैसे जैसे डिजीज बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमारा एक्सपीरियंस भी 2 से 3 हफ्ते का ही है, जैसे जैसे बच्चों में ये बढ़ेगा तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। पर 2 से 3 हफ्ते का तो अभी भी एक भी बच्चे को मेरे को एडमिट की रिक्वायरमेंट नहीं रही और सबको होम ट्रीटमेंट से अच्छा हो जाता है। होम ट्रीटमेंट में आपको करना इतना ही है कि जो भी मेडिसिन डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हो उसको आपको लेना है, और जो भी घर में उसको केयर कर रहा है उसको उसका टेम्परेचर जो है बच्चे का, वो एवरी 4 आवर एक बार बच्चे का टेम्परेचर मेजर करना है। और ऑक्सीजन लेवल जब भी बच्चा सो जाता है तब मेजर करना है। कई बार क्या होता है, हर हम 4-4 घंटे के लिए बच्चे का टेम्परेचर मेजर करते हैं, पर जब बच्चा छोटा होता है, जब वो बच्चा क्राई करता है, तब उसमें क्या होता है कि जब बच्चा क्राई करता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, बच्चा हिलता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो पेरेंट्स जो है वो पैनिक हो जाते हैं और हमें कॉल आता है कि सब बच्चे का ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया है, बच्चे का ऑक्सीजन ऊपर का है, उसमें बच्चा कोऑपरेट करता है, आप उसको पल्स ऑक्सीमीटर लगा के एवरी 4 आवर्स में चेक कर सकते हो। दूसरा डेंजर साइन क्या है, वो एज पर गाइडलाइंस थियोरेटिकल हमने देखा है, कोई इसमें मतलब बहुत ज्यादा सांस में तकलीफ होती है, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल आप मेजर कर रहे हो और वो 95 से कम आ रहा है, या बच्चे का बुखार 3 दिन तक नहीं जाता है, ठीक है, ऐसी कोई साइन है, या बच्चे का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, या बच्चा सोया ही रहता है, ठीक है, तो ऐसी चीज में बच्चे को आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। हेलो हेलो संभळाई संभळाई जी। ओके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको कैसे रोका जाए। बच्चों में ये जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसको हम कैसे करें कि जिससे बच्चे इस इन्फेक्शन से बच सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को अभी ट्यूशन है, क्लासेस है, आसपास में खेलने के लिए नहीं भेजे, बच्चे को घर में ही बीसी रखें। और दूसरा ऐसा भी है कि घर के कोई लोग, जैसे पेरेंट्स है जो जॉब करते हैं या किसी का ऑफिस है, किसी का कुछ भी वर्क है, तो जो लोग बाहर जा रहे हैं वो कोविड-19 के जो भी प्रिकॉशंस, जैसे नवीन सर ने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, वो सारी चीजों का पूरे ध्यान रखना है, ताकि क्या है वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। यूजुअली एडल्ट से ही, मतलब घर में जो बड़े लोग हैं उनसे ही बच्चे को ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं। तो बाहर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का अच्छे से उपयोग करें तो बच्चे को ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से जो भी प्रॉब्लम है कि जिससे बच्चे इन्फेक्ट होते हैं, उसका रीजन एडल्ट है कि जो मास्क तो पहनते हैं पर वो प्रॉपरली नहीं पहनते, क्योंकि उनका नाक खुला होता है या मुंह खुला होता है या बात करने के लिए वो निकाल देते हैं, तो वो सबसे डेंजरस चीज है। या जब भी काम नहीं है तो वो मास्क निकाल देते हैं, तो वो सारी चीजें बच्चे के लिए मतलब खतरा बन सकती है कि अगर पेरेंट्स को हो गया तो वो बच्चे के लिए मतलब बच्चे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स को पहले हो चुका है तो वो कैरियर बनते हैं, तो उनको हो चुका है तो वो अभी उनको नहीं होगा, पर उनको जो इन्फेक्शन लगेगा वो घर पे आके बच्चे को ट्रांसफर कर दें। तो वो भी एक जरूरी चीज है कि हम बाहर जाए तो पूरा ध्यान रखें। दूसरी चीज, वैक्सीनेटेड लोग जो होते हैं, तो वैक्सीनेटेड लोग बाहर जाते हैं तो शायद उनको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक डिसीज हो सकता है, वो भी लोग बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें जो नवीन सर ने जैसे बताया वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का अच्छे से उपयोग करना है, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में कम हो सकती है। दूसरा चीज है कि बच्चों में जब भी होता है तब हमें इतना ध्यान रखें कि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और जैसे फॉलोअप में बोला जाए ऐसे खाली मॉनिटरिंग करना है। तो मोस्ट ऑफ द चाइल्ड कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको किडनी का कोई प्रॉब्लम है, जिसको फेफड़ों का कोई प्रॉब्लम है, जैसे फेफड़ों का प्रॉब्लम अस्थमा है, किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम या रिनल डिसीज कोई है, या हार्ट में कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज है,
या बच्चे पहले से वीक है, जिसका इम्यूनिटी कम है, माल नरिश चाइल्ड है, तो उनमें ये थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, तो उनमें थोड़ा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। और बाकी अभी बच्चों में वैक्सीनेशन है नहीं, तो उनके लिए तो यही चीज है कि हम घर वाले ध्यान रखें, बड़े घर के ध्यान रखेंगे तो बच्चों में होने के चांसेस कम होते हैं। और दूसरी बात अभी धन्यवाद हम देख रहे हैं, हाँ, एक ही बात कि अभी जी। मदर फादर स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे के लिए सीबीसी, सीआरपी, रैपिड सीटी स्कैन, ई डायमर, फेरिटिन, ये सारे टेस्ट मतलब वो सेल्फ करवा लेते हैं, जैसे उनको सजेस्ट किए गए होते हैं। ऐसे बच्चों में मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्तों में मैंने देखा है, उसमें बहुत कम बच्चों को ऐसी जरूरत पड़ती है। तो सीटी स्कैन का रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, वो बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो पॉसिबल है तो सीटी स्कैन अवॉइड करना है जब तक जरूरत नहीं होती है। सीटी स्कैन की जरूरत तभी होती है जब बच्चे को कोई सांस की तकलीफ हो, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा हो, बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, ब्रीथलेस हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में सीटी स्कैन के लिए जाए। और ब्लड रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा पैनिकी होके हर दूसरे तीसरे दिन जैसे एडल्ट्स में करवाते हैं, ऐसे इतने ज्यादा रिपोर्ट्स की जरूरत बच्चों में नहीं रहती। धन्यवाद विशाल भाई। जो हमारे साथ जुड़े उनको एक बात बता दूं कि बहुत सारे प्रश्न भी आए थे व्हाट्सएप पे, तो हमने व्हाट्सएप के जो प्रश्न आए थे वो हमारे डॉक्टर मित्र को भेज दिए थे। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिसका जवाब आपको उनके वक्तव्य में से मिल गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई आपके प्रश्न है तो ये जो एक और हमारे साथ डॉक्टर मित्र है उनके मार्गदर्शन के बाद हम वो प्रश्न भी लेंगे। और इस बीच में नवीन सर ने हमको कुछ सूचनाएं भेजी है, तो मैं आप सबके कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि हाई रिस्क किसको है, तो अभी जो उनके पास जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके हिसाब से जिनकी आयु 50 साल से ऊपर है, जिनको कोई रोग है जैसे डायबिटीज है या कोई और रोग है उनके पास, और उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो कोविड में और वो व्यक्ति पुरुष है, तो उसमें संभावनाएं ज्यादा होती है रिस्क की। तो फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ, 50 साल की आयु से ऊपर का पुरुष जिसको और कोई रोग है और परिवार में कोई किसी की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है। और एक चीज और उन्होंने बताई है कि हमको चिंता करने की जरूरत कब है, जब उन्होंने कहा है कि लगातार 5 दिन तक 103 से ज्यादा बुखार आपको आए दवाई लेने के बिना, दवाई लेने के बावजूद भी आपका बुखार जो है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो 5 दिन तक, आपको सर्दी और खांसी हो, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही हो, या जो आपका बुखार है एक बार उतर जाता है फिर से आता है, उस केस में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत है। तो ये भी एक आप हम ध्यान रखें। साथ साथ में उन्होंने कहा है कि जो होम केयर है तो उसके लिए क्या करें, तो एक जैसे उन्होंने बताया ऑक्सीमीटर, जैसे विशाल भाई ने भी बताया, समय समय पे देखते रहिए, उसका नोट करते रहिए। आपका अलग रूम होना चाहिए और जहाँ तक शक्य है आपको अकेले रहना है। और एक बात जो उन्होंने महत्व की बताई, जो हमारा विषय भी है अगले वक्तव्य का, कि आप चिंता करने जरूरत नहीं है, वो जो चिंता है वो भी हमको बहुत परेशान कर सकती है। तो खूब खूब धन्यवाद नवीन भाई, आपने हमको ये बताया कि किस तेजस भाई एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये परसिस्टेंट फीवर फॉर मोर देन 5 डेज, यानी अगर कम बुखार वो अलग है और वो 103 101 वाला अलग है। मतलब 5 दिन के बाद अगर बुखार रहता है तो वो चिंता की विषय है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको एडमिट ही होना है, पर वो उसमें और आपको ज्यादा ध्यान देना। इसी तरह जो हाई रिस्क सिचुएशन है उसमें ध्यान ज्यादा रखना है। इसका मतलब नहीं है कि हर एक को एडमिट हो जाना। थैंक यू। जी 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 बिल्कुल, जो रेड फ्लैग का जो ऐसे सिम्टम्स है जो ऐसा, तो उसको ज्यादा ध्यान देने की हमको जरूरत है, परिवारजनों को और खुद को भी। और एक अंत में उन्होंने जो बात बताई कि चिंता मुक्त बिल्कुल तो हो पाना मुश्किल है, बट जहां तक हो सके अपने आप को चिंता मुक्त रखें। तो इसी विषय पे कि भाई इस कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन कैसे हम बनाए रख सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर दैवत मेहता सर।
जो अभी आपके स्क्रीन पे है, तो दैवत मेहता जी है वो इस बात के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि इस कोरोना काल में अपने आप को कैसे संभाले, अपने परिवारजनों की कैसे संभाल रखे बिना नमस्कार। आवाज आ रही है? अच्छा आपकी आवाज आ रही है? सॉरी मैं म्यूट हो गया। बता हमारे साथ कैसे बनाए रखे मानसिक क्या करेंगे। दैवत जी जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है। उन्होंने पंडित दीनदयाल जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज राजकोट से, वहां से एमबीबीएस किया है। बट उसके बाद उन्होंने उसी कॉलेज से एक और पदवी हासिल की है कि जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन फिजिकल मेडिसिन, यानी कि जो मानसिक संतुलन से जो रिलेटेड चीज है उसमें भी उन्होंने एक डिग्री हासिल की है। वो डॉक्टर के अलावा बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वो आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं गांधीधाम में। वो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था है उसमें भी बहुत सक्रिय है। इसके अलावा जो है वो समर्पण ध्यान वहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि मेडिटेशन एक बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक आधार बन सकता है। तो समर्पण शिविर जो है, समर्पण ध्यान जो है, उसमें भी वो अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हुए हमको कुछ मार्गदर्शन देने के लिए, उन्होंने बहुत सारे लेक्चर लिए हुए, 150 से ज्यादा उन्होंने अलग अलग जगह पे लेक्चर लिए हुए। इसी शब्दों के साथ नाउ इट इज ओवर टू यू दैवत जी। आपका विषय है कोरोना काल में मानसिक संतुलन को कैसे बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद से शुरू करूंगा भारत विकास परिषद में। इस समय में, इस कठिन समय में, जब भी कई सारी अलग अलग मान्यताएं लोगों के बीच फैली है, तो ऐसे वक्त में सत्य पे प्रकाश डालने के लिए एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और न केवल फिजिकल हेल्थ लेकिन किया। अभी बात करें तो पश्चिमी देशों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा था, यहाँ पे कम था। शुरुआत में जनता कर्फ्यू की बात आई, एक दिन का हॉलीडे, तो शुरू में तो माहौल बहुत ही अच्छा। लोग एक तरह का पिकनिक प्लान कर लिया था कि एक दिन छुट्टी मिल रही है और घर पे वक्त बिताने मिलता है, तो एक दिन कैसे हम वक्त बिताएंगे, क्योंकि हमारी जीवन शैली बहुत ही फास्ट हो गई है। तो जो एक भौतिक जीवन शैली है, जीवन शैली में जो दौड़ है हमारी, तो उसमें एक छोटा सा ब्रेक मिला। तो शुरुआत में लोगों को बहुत अच्छा लगा, एक दिन का ब्रेक मिला। फिर बात आई लॉकडाउन की, तो शुरू के 15 दिन थे। धीरे धीरे लोगों की जो मजा थी, जो इंटरेस्ट था, वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया, चिंता थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। फिर लॉकडाउन तो चलता ही गया और जैसे हम देख रहे हैं कि अभी 1 साल से भी ऊपर हो चुका है और कोरोना है कि रुकने का नाम नहीं है। एक वक्त आया जब भी संक्रमण बहुत कम हो चुका था और वैक्सीन भी आ चुका था। तो इस नए साल की शुरुआत में वापस सभी ने चैन की सांस ली। लेकिन जो सेकंड वेव है, वेव तो क्या, हम उसे सुनामी कह सकते हैं। तो इस बार संक्रमण बहुत ही ज्यादा वापस से बढ़ रहा है और पहली बार जो मानसिक दुर्दशा थी वो शायद कम थी, इस बार थोड़ी सी ज्यादा है। कोरोना से कई सारे क्षेत्र पे प्रभाव पड़े। सबसे पहला तो शारीरिक स्वास्थ्य, सीधी सी बात है। वायरस शरीर में जाता है, शरीर को असर करता है और फिजिकली हमें प्रॉब्लम्स खड़े करता है। दूसरा हो गया मानसिक क्षेत्र, मानसिक तौर पे जो भय, डर, चिंता, वो सभी भी नेगेटिव इफेक्ट कोरोना की वजह से बढ़ती हुई दिख रही है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे मिलना जुड़ना, बातें करना, गैदरिंग, ये सब भी कम हो चुका है, तो इसका भी एक दुष्परिणाम
मेंटल हेल्थ पे, मानसिकता पे पड़ता है। आर्थिक क्षेत्र की तो सूची ही बहुत लंबी है। आर्थिक क्षेत्र में कई सारे नुकसान हम सभी ने भोगे हैं। अभ्यास का क्षेत्र ले लो तो बच्चों का अभ्यास जो है वो भी काफी हद तक असर हुआ है। और वो सब चीजें एक ही परिवार में जितने भी लोग हैं सभी को कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट कोरोना काल के दौरान हुआ ही है। किसी को आर्थिक ज्यादा हुआ, किसी को सामाजिक हुआ, बच्चों है तो बच्चों में अभ्यास का हुआ। तो ये एक ऐसी महामारी है कि जिसने न केवल शारीरिक तौर पे हमें तहस नहस कर दिया, लेकिन जीवन के हर आयाम में हमें एक नकारात्मक प्रभाव दिया है। तो ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि इस नकारात्मकता में हम थोड़ी सकारात्मकता लाए और इससे थोड़ा बाहर निकले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने एक प्रेडिक्शन दिया था कि साल 2050 तक मानसिक बीमारियां, न्यूरोसिस, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव है, ये सब दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बन जाएगी। यानी कि सबसे ऊपरी सत्र की बीमारियां बन जाएगी। शायद कोरोना की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये दिन ज्यादा नजदीक आ रहा है। जैसे नवीन सर ने कहा कि कोरोना उतना हमें नहीं घबरा, उतना हमें नहीं नुकसान पहुंचा पाया जितना कोरोना का डर हमें नुकसान पहुंचा गया। कोरोना उतने लोगों को नहीं मार पाया जितनों को कोरोना के डर ने मारा है। हाँ, कोरोना का संक्रमण काफी लोगों को हुआ, कुछ कुछ मृत्यु हुई। काफी सारे लोग, एक बहुत ही अच्छे प्रमाण में लोग वापस से रिकवर हुए और फिर स्वस्थ भी हो गए। लेकिन जो मानसिक तनाव है वो हमें नहीं पता कि वो कितनी हद तक कम हुआ। और वो है, वो प्रचलित है, उसके लिए हमारे पास कोई टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट है लेकिन शायद हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि कोरोना का टेस्ट तो हम तुरंत करा लेते, लेकिन कोरोना से कितने भयभीत हो चुके हैं उसका मापदंड, उस पर हम ध्यान नहीं देते और वो हमें बहुत ही छुपा हुआ नुकसान पहुंचाता है। कच्छ की जनता की, हमारी सभी की बात करें तो हमने तो कई सारी आपदाएं देखी है। कुदरती आपदाएं ले ले, भूकंप ले ले, साइक्लोन ले ले, मोरबी का फ्लडिंग हो गया, मानव सर्जित आपदाएं, जो युद्ध हो गए, हमारा बॉर्डर एरिया है। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे परिवार के सभ्यों ने काफी सारी आपदाएं झेली है और उसमें से बाहर निकले हैं। तो हम भी यही आशा रखते हैं कि वही संस्कार हम हमारे अंदर रखते हुए अपने आप को भी अच्छी तरीके से इससे बाहर निकालें। जैसे कहते हैं कि हमारी जो प्रजा है खमीरवंती प्रजा है, कच्छनी खमीरवंती प्रजा, तो वही खमीर आज भी हमारे अंदर लाना जरूरी है। हमारी संस्था के सभी कार्यकर बहुत ही अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, सभी विषयों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि लीलाशाह कुटिया का सेटअप हम देखते हैं या दूसरी जगहों पे दूसरे जो भी ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना है। तो ये सब पॉजिटिव चीजें फैलाना भी बहुत जरूरी है। यही हमें इससे बाहर निकालेगी। अभी जैसे कि वक्त कम है, बातें तो बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली आज मुझे इसीलिए बुलाया गया है कि भाई कोरोना का डर है, ये तो सभी जानते हैं, इसे दूर कैसे करें, उपाय क्या है। तो इसके संदर्भ में एक छोटा सा जो साइकोलॉजिकल थियरी है, मनोवैज्ञानिक एक बात है, वो मैं कहना चाहूंगा कि कोई चीज है, अगर आपको कहा जाए कि वो चीज को ध्यान न दो या उसे याद न करो, तो मन इस तरह से कार्य करता है कि वो बार बार उसी को याद करता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं आपको कहूँ कि सुबह से लेकर रात तक आपको बंदर को याद नहीं करना, तो मन में कौन सा चित्र उभर के आएगा? बंदर का चित्र उभर के आएगा। भले फिर हम उसे इस तरह से याद करें कि हमें इसे याद नहीं करना है, हमें इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आने देना, लेकिन फिर भी नजर के सामने, मस्तिष्क के अंदर वही चित्र उभर के आता है। और अगर ऐसे समय में आपके आसपास के लोग आपके सामने बंदर का उच्चारण कर ले या बंदर के फोटो दिखा दे या आपको व्हाट्सएप पे बंदर के फोटो आ जाए, तो जो थोड़ा बहुत भी आप उसे याद न करने की कोशिश कर रहे थे वो भी विफल हो जाएगी। तो शुरुआत हमने ऐसे की कि हमें उसे याद नहीं करना, लेकिन दिन के अंत में अगर देखा जाए तो हमारे मानस पटल पे वही चीज चलती रही।
जैसे योगिक विज्ञान की अगर बात करें, क्योंकि कुछ अभ्यास मेरा उसमें भी रहा है, योग विज्ञान ले लो, हमारा सनातन विज्ञान ले लो, साइकोलॉजिकल साइंस ले लो, फंडामेंटल तो सभी के सेम ही होते हैं, एक ही तरह के हैं। तो योगिक विज्ञान में कहा गया है कि चित्त, हमारा चित्त, साइकोलॉजिकली उसे हम कहते हैं फोकस। तो हम जिस चीज पे हमारा चित्त रखते हैं, तो उसी के संबंधित ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि बंदर की बात है, हमारा फोकस हमने उसी पे रखा, तो बंदर की ही लाक्षणिकताएं हमारे दिमाग में चलती रहे। तो चित्त जहां गया, फोकस जहां गया, वहां से वो ऊर्जा ग्रहण करेगा। जैसी वो चीज उसी किस्म की उसकी ऊर्जा है। कोरोना की अगर बात करें तो उसमें कोई सकारात्मक ऊर्जा तो बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ जो भी विचार जुड़े हैं, वह तमाम विचार केवल और केवल नकारात्मक ही है। कोरोना को याद करके दुख, दर्द, भय, पीड़ा, चिंता, यही किस्म के सारे नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं हम सभी के मन में आती है। कोई उसे याद करके खुश तो नहीं होता। तो कई बार न चाहते हुए भी हम एक गलती कर बैठे, और वो गलती यही है कि हमने शुरुआत क्या चाही थी कि हम कोरोना से, या उदाहरण में बताया गया कि बंदर से, उससे हमारा ध्यान हटाए, उस पे हमारा ध्यान कम रखे। हमारी शुरुआती इच्छा क्या थी, हमारा गोल क्या था कि हमें उस पे कम से कम ध्यान देना है, उसे याद नहीं करना। लेकिन शायद वह प्रयत्न करने हम एक अनजाने में एक मूर्खता कर बैठते हैं कि जो हमारा एक गोल था उसी को ही हम जुठला देते हैं, या हम जो पाना चाहते हैं उसे ही हम खो देते हैं। जिसे पाने की इच्छा है, जिस रास्ते हमें आगे बढ़ना है, उससे विपरीत रास्ते हम आगे चलने लग जाते हैं। तो ये गलती कई सारे लोग करते हैं, जानबूझ के नहीं करते लेकिन अनजाने में हो जाती है। कोरोना की बात करें तो कौन चाहता है कि कोरोना को याद करके डर लगना चाहिए? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि मैं अपने सुखी जीवन में जानबूझ के अपने आप को दुखी करूं? दुनिया का कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता। तो हमारी चाहत तो है खुशी की तरफ जाने की, मन को स्वस्थ रखने की, लेकिन अनजाने में हम पूरे दिन भर ऐसे कई सारे कार्य करते हैं कि जिससे हम जो चाहते हैं उससे विपरीत असर को हम खुद ही न्योता देते हैं और हमारे जीवन में बुला लेते हैं। तो ये एक सिद्धांत समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सिद्धांत अगर हम समझ गए तो हम ये पूरी प्रक्रिया को रोक पाएंगे। रोकने के लिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो मेन बात है, आगे हमारे वक्ताओं ने समझाई कि नेगेटिव न्यूज उस पर ध्यान कम दे, नेगेटिव न्यूज को स्प्रेड ना करें। आजकल सोशल मीडिया बहुत ही सामान्य चीज हो गई है। वह केवल एक टेक्नोलॉजी, और हम मनुष्य, हम जीते जागते सजीव लोग, टेक्नोलॉजी ये तय नहीं करेगी कि उसका उपयोग कैसे करना है। मनुष्य के तौर पे हमें यह तय करना है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से हो। तो टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का केवल और केवल सदुपयोग ही होना चाहिए, उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अनजाने में कई बार हम ही उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। तो हम सब यह प्रतिज्ञा लें, और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त, आसपास के लोग, परिवारजन, उन सभी को ये एक साइकोलॉजी का सिद्धांत समझाए, उन्हें ये ज्ञात करवाए और उन्हें ये सिखाए कि हम जो पाना चाहते हैं उस ओर हमारी दिशा होनी चाहिए, न कि विपरीत ओर। तो जो आजकल एक फैशन बन गया है कि सोशल मीडिया में कुछ समाचार आ गया तो मैं ही सबसे पहले उसे फॉरवर्ड करूं, तो लोगों में ऐसा लगे कि मुझे बहुत सारा आता है, या मेरे पास तुरंत न्यूज आ जाती, या मैं बहुत फॉरवर्ड आदमी हूं। तो ऐसा करने में कई बार मानसिक स्वास्थ्य को हम खुद ही बिगाड़ देते हैं, न केवल अपनी लेकिन सभी लोगों की जो उस ग्रुप में जुड़े हैं, या सब लोग जो हमारी प्रोफाइल चेक करते हैं। तो ऐसे वक्त में जरूरी है कि हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को बैलेंस करना। नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट तो बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे वातावरण में उपस्थित है ही।
उसे बैलेंस करने के लिए सकारात्मकता को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। नकारात्मकता पहले से ज्यादा है, उसे बढ़ने ना दे। सकारात्मकता जो कम है उसे बढ़ाए। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो प्लस है उसे बढ़ाए, माइनस है उसे ना बढ़ाए, तो हमारा सम टोटल हम वापस 0 पे टैली कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही सारी बातें हैं, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम पे भी काफी बातें कर सकते हैं कि उनसे हमारी इम्यूनिटी में कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इम्यूनिटी बढ़ने से हम कैसे कोरोना के संक्रमण होने के बावजूद भी अच्छे से इसमें से उभर के आ सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि समय काफी हो चुका है, विषय अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन सभी वक्ताओं ने कोशिश की कि उसे एकदम कम समय में समझा सके। तो इसी बात के साथ मुझे लगता है मैं यहाँ पे पूर्ण करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ प्रश्न है तो उसे भी हम वक्त दे पाए। धन्यवाद, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धैवत सर। सभी डॉक्टर मित्रों ने दिए हुए समय में अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से रखा। आप सबको पता है ये कोई विषय इतना छोटा नहीं है कि कोई 10 मिनट में अपनी बात रख सके, फिर भी बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ। और जो लास्ट में दैवत जी ने बात बताई, व्हाट्सएप में हम पीएचडी ना करें, वहाँ पे जो भी मैसेज आते हैं उसको बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे, बिना उसकी सत्यता चकासते हुए आगे नहीं बढ़ाए। नेगेटिव न्यूज तो नहीं करे। सबको पता है कोरोना की परिस्थिति क्या है। अब मुझे कोई व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं कि इस हॉस्पिटल के आगे इतने एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई, सबको पता है, सब लोग जानते हैं, तो वो नहीं करे। और आजकल एक नई फैशन भी हुई है कि लोग फॉरवर्ड करते थे, नीचे एक लिट्टी लिख देते हैं, वो जैसे डिस्क्लेमर बोलते हैं ना, फॉरवर्डेड इज रिसीव्ड। भाई उसकी भी जरूरत नहीं है ना। सबको पता है कि आपका ज्ञान नहीं है, किसी और का ज्ञान आपने फॉरवर्ड किया है। पर अगर वो नेगेटिव है तो मेहरबानी करके वो नहीं करे। तो बहुत सारा जो एक नेगेटिव माहौल वैसे ही बना हुआ है, उसको थोड़ा कम करने में हम सबको राहत मिलेगी, सबको एक फायदा भी होगा। जैसे मैंने बताया सबको कि अब जो प्रश्न आए थे मेरे पास वो मैं भेज चुका था डॉक्टर मित्रों को, तो अब उन्होंने प्रयत्न किया है कि अपने वक्तव्य में उसको उसका जवाब दे दे। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जिसको भी प्रश्न पूछना है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, तो फिर वो बता सकते हैं। और तब तक मेरे पास एक जो प्रश्न है शायद वो मैं सबके सामने रखूं, फिर आप उनका जवाब देंगे। जैसे एक प्रश्न था कि 2 बार वैक्सीन होने के बाद 20 दिन होने के बाद भी अगर पॉजिटिव आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो उसकी तीव्रता कितनी होगी? और ऐसे लोगों के जो संपर्क में आते हैं, तो क्या वो किसी दूसरे को कोरोना दे सकते हैं कि क्या? तो 3-4 प्रश्न है। पर प्रश्न है वैक्सीनेशन के ऊपर, 2 वैक्सीन के डोज के बाद 20 दिन के बाद भी क्या कोरोना हो सकता है? होता है तो कितनी तीव्रता होगी? और ऐसे व्यक्ति किसी और को कोरोना दे सकते हैं कि नहीं? मुझे लगता है सर आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे। हाँ, तो मैंने हेलो। पहले ही बताया था कि दो डोज लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है। और आपने, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी वाली नहीं है, तो कोरोना होने का मतलब क्या है? एक है कि उसको इन्फेक्शन, सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ, मतलब उसको बीमारी लगी, सर्दी खांसी बुखार ये सब हुआ। अब उसमें दूसरा प्रश्न, इसलिए ये जरा भी कोई ताजुब की बात नहीं है, और इसमें इसको बड़ा इशू बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम वो समझाने में मतलब सफल नहीं हुए कि भाई हो सकता है। वो पहले से बताना चाहिए, कभी भी ऐसा वो नहीं देना चाहिए कि अब आपको कुछ भी नहीं होगा। और ये भी हुआ है कि वो 2 डोज लेने के बाद एकदम से लोग शेर हो गए, एकदम कि हम, मेरे को कुछ होगा नहीं, ध्यान रखना बंद कर दिया। और वो सबके साथ होता है। मैंने भी वैक्सीन ली तो मेरे को भी लग रहा था कि चलो काफी तो ये प्रोटेक्शन है। दूसरी चीज है कि कितनी उसकी तीव्रता होगी। अभी तक जो ट्रायल में जो हर एक वैक्सीन का जो वैक्सीन के जो ट्रायल हुए थे, उसमें रिजल्ट ऐसा था कि आपको 100% 100 में 100% सीरियस डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से आपको नहीं होगी। ऐसा सभी वैक्सीन में था, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते थे। लेकिन अब अभी जो अमेरिका में जो स्टडी हुई है देने के बाद,
और जो अब रिजल्ट आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि उसको 100% कहना तो मुश्किल होगा, पर मतलब अच्छा खासा वो है, 90% से ज्यादा चांस है कि आपको ऐसा सीरियस और वो नहीं होगा, और मतलब मृत्यु नहीं होगी, पर 100% ऐसा नहीं बोल सकते जो ट्रायल में देखा गया था। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अभी अगर आपको लगेगा अरे मैं उसको जानता हूँ, उसने 1 डोज लिया था या उसने 2 डोज लिया था, वो सीरियस हो गया, उसको हुआ। अभी जो देखिए, अभी जो चल रहा है आउटब्रेक, वो मतलब भयान सुनामी है। इतने ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हो रहे हैं, तो अगर वो उसमें आपको अगर नंबर आप देखोगे, जब इतने ज्यादा केस होंगे तो अगर टोटल मान लीजिए बहुत सीरियस नहीं हो रहे हैं परसेंटेज, लेकिन नंबर ज्यादा है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगा और डेथ्स भी बढ़ेंगी। और इसी तरह जब इतना ज्यादा हो रहा होगा तो उसमें कुछ वैक्सीनेटेड में भी मिलेंगी। पर जहां तक अभी भी समाचार, धीरे धीरे जो व्यवस्थित समाचार आ रहा है, व्हाट्सएप वाला नहीं, वो हर जगह से समाचार आ रहा है, और हमारा पर्सनल अनुभव है, जो मैंने बताया आपको, मेरा अनुभव बताया कि जो भी वैक्सीन इन्होंने लिया है उनको, उनमें सीवियरिटी, उसमें तीव्रता और डेथ के चांस बहुत कम है। अभी अभी सूरत से वहाँ के कमिश्नर ने जो आंकड़े दिए थे कि पहली वेव में 300 हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स थे, वो बीमार पड़े थे, और 7 मतलब उनको कोरोना हुआ था, हॉस्पिटलाइज हुए थे, और 7 उसमें डेथ हुई थी। इस बार सिर्फ 100 को हुआ है और एक भी डेथ नहीं है। तो इसी तरह से दूसरी जगह से भी रिपोर्ट्स आने चालू हुए हैं, और काफी एनकरेजिंग है कि वैक्सीन काम कर रही है। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए। अगर हम सोचें, जैसे किसी ने बहुत अच्छा आज बोला कि ये सीट बेल्ट की तरह है, अगर फिर भी आप गाड़ी को जगह के सामने से फुल स्पीड से ठोक दोगे तो कोई नहीं बचा सकेगा, पर सीट बेल्ट की तरह है, एयर बैग की तरह है, जो आपको बचाने में काफी मदद करेगी। थैंक यू। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी 2 प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक प्रश्न है कि भाई घर में 4 लोग हैं, तो उसमें से माता जो है वो कोविड पॉजिटिव है, वो अलग रह रही है। बच्चे 2 है, उनकी आयु जो है 8 साल है और 4 साल है, वो दोनों कोविड पॉजिटिव है और अपने पिता के साथ रहते हैं अभी। उनके पिता को अभी कोई सिम्पटम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? उसमें कोई अलग सॉल्यूशन हो सकता है क्या? उनके पिता उनके साथ रहते हैं तो क्या संभावना है उनको कोरोना होने की? विशाल भाई। हाँ, आइडियली ऐसी सिचुएशन में बच्चे जो है, जो कोविड पॉजिटिव है, वो उनको मम्मी के साथ ही रुकना चाहिए, क्योंकि फादर नेगेटिव है तो उनको बच्चे स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव साथ रख के नेगेटिव पीपल को हम पॉजिटिव करें, उससे अच्छा है कि जो लोग पॉजिटिव है वही साथ में रहे। अच्छा, उसके साथ एक और प्रश्न भी है कि एक घर में सभी इन्फेक्टेड है, तो सभी को हाँ, अलग-अलग रहना चाहिए या साथ में रह सकते हैं? और बच्चों के लिए क्या नहीं, सावधानी रखी जाए? प्रैक्टिकली सब लोग साथ में रह सकते हैं एक घर में, और रूटीन वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोस्टली सब लोग साथ में रह सकते हैं। जी, और ये कुछ बच्चे अगर प्रश्न। पॉजिटिव है, हाँ, बच्चे अगर पॉजिटिव है तो उनको भी साथ में रख सकते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ठीक है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड था कि जो हाई वायरल लोड है उनके साथ में लो वायरल लोड वाले को रखा जाए तो कोई प्रॉब्लम होगा, पर प्रैक्टिकली हमने देखा है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव वाले के साथ पॉजिटिव रहते हैं तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये आप सुन सकते हैं जवाब जो है। और कोई प्रश्न है तो आप बताइए, नहीं तो एक और प्रश्न मेरे पास आया है, जल्दी से मैं वो ले लेता हूँ, क्योंकि समय जो हमारा था वो ऑलमोस्ट हो गया है। जैसे एक प्रश्न है कि सभी हॉस्पिटल स्कूल्स है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, और घर पे अगर ऑक्सीजन लेवल घर पे अगर कम होता है, तो क्या घर पे ही कुछ हम कर सकते हैं क्या, जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जा सके? ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है उसका कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो तुरंत जो भी डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उनकी एडवाइस लेके, अगर हॉस्पिटल फुल है तो घर पे भी ऑक्सीजन दे सकते हैं, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल है। ओके,
अगर ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं, ऑक्सीजन का सॉल्यूशन तो ऑक्सीजन ही है, उसको ऑक्सीजन रखना ही पड़ता ओके। और एक और प्रश्न चैट बॉक्स में आया है, अब व्हिच कंपनीज विल बी सजेस्ट, अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर में ये डिफिकल्ट सवाल है बट फिर भी पल्स ऑक्सीमीटर में कौन सी ब्रांड आप सजेस्ट करोगे और व्हाट शुड बी द रेंज? आप रेंज का मतलब प्राइस रेंज ही होगा शायद, पर कोई ऐसी हाँ। ब्रांड की, हाँ अगर कंपनी की ब्रांड की बात की जाए तो बीपीएल और फिलिप्स उनका रिजल्ट सबसे अच्छा है। और बाकी कोई भी कंपनी का अगर मिले और अच्छी गारंटी और वारंटी के साथ अगर मिलता है तो वो ले सकते हैं। और उसकी प्राइस की रेंज की बात करूँ तो यूजुअली अभी 1000 रुपीज के आसपास में, प्लस माइनस 200 के आसपास में मिलता है, वो चलता है। और अगर उसकी मतलब सैचुरेशन ऑक्सीजन की रेंज के बारे में अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन की रेंज और हार्ट रेट के बारे में, तो हार्ट रेट डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। और ऑक्सीजन का लेवल डेफिनेटली बच्चों में 95 से कम होता है तो कंसल्ट करना चाहिए। मोस्टली 95 से ऊपर ही रहेगा बच्चे का, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और एडल्ट में क्या रेंज होती है एडल्ट में ऑक्सीमीटर? जैसे सर ने बताया, नवीन सर ने, कि पहले तो बेसलाइन देख लेना है। आइडियली 97 98 किसी की होती है और उससे 3 4 या 5 जितना कम होता है तभी उनको कंसल्ट करना चाहिए। और एक 6 मिनट वॉक टेस्ट है जो सभी को करना चाहिए, एडल्ट और बच्चे को, जो पॉसिबल है, जो बड़े बच्चे हैं, कि एक बार उनका ऑक्सीजन लेवल देख लो। आइडियली 98 99 रहता है सभी का, 97 98 99 जितना ही रहता है। और एक बार मेजर कर लो और एक सिंपल वॉक घर में 6 मिनट तक, सिंपल वॉक, बहुत ही एक्सरसाइज के तौर पे या बहुत दौड़ने की जरूरत नहीं है, घर पे जितनी भी जगह है उसमें अच्छे से 6 मिनट का वॉक करे। और 6 मिनट तक अगर उसका ऑक्सीजन लेवल अगर अबो 95 रहता है तो उनको एडमिट करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो वो एक प्रेडिक्टर है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 97 से 97 98 रहता है वॉक के बाद भी, एटलीस्ट 95 होता है अब आफ्टर 6 मिनट वॉक टेस्ट, तो वो आपका ये सजेस्ट करेगा कि आपको एडमिट करने की जरूरत बहुत ही कम है, तो उसमें आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। और और अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद भी अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो आप इसमें बच्चे के डॉक्टर या फिजिशियन की एडवाइस। तो तेजस जी, जैसे विशाल ने बोला, अगर ऐसा होता है तो वो दैट इज द अर्लीस्ट इंडिकेटर कि आपको जो है साइलेंट हाइपोक्सिया, जिसको हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, वो हो रहा है। तो बहुत ही सेंसिटिव है। 4 से ज्यादा का फर्क हो 6 मिनट वॉक के पहले और बाद में, तो सबसे पहला इंडिकेशन है आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा। अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली यू शुड बी अलर्टेड। जी धन्यवाद। एक और सवाल है बच्चों के उपलक्ष्य में ही है। जैसे किसी के घर में 5 लोग हैं, अभी 5 जो परिवार है 5 लोगों का, उसमें 64 है और 2 जो बच्चे हैं वो 3.5 और 5.5 साल के हैं। और माता पिता दोनों को कोविड पॉजिटिव आया है, तो अभी बच्चे को कैसे संभालें? और उनकी जो माता है वो शुगर पेशेंट है जिनकी आयु 64 है, तो बच्चों को कैसे संभाले, उसके लिए क्या करना चाहिए? या वैसे तो आपने जवाब दे दिया है बट फिर भी जल्दी से अगर ओके। फिर से बता हाँ दें। हाँ हाँ। अगर ग्रैंड पेरेंट्स नेगेटिव बताया ना। नहीं, ग्रांड पेरेंट्स को भी है पॉजिटिव। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स हाँ, भी उनकी दादी पॉजिटिव को है ना। पॉजिटिव। ओके। हाँ देखो, अगर सारे लोग पॉजिटिव है तो साथ में रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। अगर इसमें से एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव को आइसोलेट कर दिया जाए और पॉजिटिव लोग साथ में रह सकते उसमें 2 बच्चों को पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ दादी को है और हैं। हाँ उन दोनों पति पत्नी को है। बच्चे पॉजिटिव नहीं है। हाँ। फिर भी है। ठीक, जो प्रश्न थे वो सारे मैंने पूछ लिए। अभी किसी का और किसी प्रश्न है तो हमारे पास 5 मिनट का समय है। वैसे हमने सोचा था कि ये 9 बजे पूरा करेंगे, पर 5 मिनट हमने देरी से शुरू किया और क्योंकि विषय ऐसा है तो 15 मिनट हमने और सोचा कि इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 5 मिनट का समय है, अगर आप प्रश्न है तो जरूर
क्योंकि हमारे डॉक्टर मित्रों को उस बैठक में भी जाना है। अच्छा, किसी ने नैलेश भाई आप पूछ सकते हैं भाई। नैलेश भाई अपने आप को अनम्यूट करिए। सर मेरा प्रश्न ऐसा है, कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, वो अभी ट्रीटमेंट की वजह से कंप्लीट ओके हो चुका है, तो उसको कितने दिन के बाद वैक्सीनेशन करना चाहिए, पहला डोज? देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो ऐसी है। एक्चुअली दो जगह दो तरह की दी हुई है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक है कि, और उसके कारण मैं बताता हूँ। एक तो है कि 14 दिन के बाद जब आप पूरी तरह अच्छे हो जाएं और उसके बाद आप ले सकते हैं। वो इस हिसाब से है कि आप किसी को वहां जाके इन्फेक्शन न दें। लेकिन अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें, और वो जो दूसरी जगह है गवर्नमेंट की गाइडलाइन में, वो लिखा है 4 से 8 वीक का आपको गैप रखना चाहिए कोविड होने के बाद। उसका पर्पज ये है कि जब आपने कोविड आपको हुआ तो आपको ऑलरेडी एक इम्यूनिटी डेवलप होगी, और अगर आप 4 से 8 वीक के बाद लोगे, अगर एक डोज भी जैसे लिया आपने, तो उसमें आपको बूस्टअप हो जाएगा, वो बूस्टर का काम करेगा। तो मेरी सलाह तो ऐसी है कि आप अगर, अब लेकिन क्या है, कई लोग इतने ज्यादा वो रहते हैं एंग्सियस कि भाई हमको इन्फेक्शन माइल्ड हुआ, उससे इम्यूनिटी हुई होगी कि नहीं। 14 दिन के बाद आप कभी भी ले सकते हो, पर सलाह कारक ये है कि कम से कम 1 से 2 महीने के बाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। विशाल जी, अगर आप वो ब्रांड नेम जो आपने बताया, अगर वो चैट बॉक्स में लिख सके तो अच्छा रहेगा। हाँ, दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ। हेलो जी सर। दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ कि मैंने जैसे बताया कि बच्चे को साथ में रख सकते हैं, तो जब भी बच्चे को साथ में रखते हो तब आपको N95 मास्क और हैंड हाइजीन तो मेंटेन करना ही। जी, नैलेश भाई बीजो कोई सवाल? हाँ, मनन जी ने कुछ पूछा है, पल्स ऑक्सीलेटर। अच्छा, मतलब ऑक्सीमीटर की आप बात कर रहे हैं और उनकी ब्रांड नेम वो लिख रहे हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो बताइए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अभी कोई प्रश्न है नहीं। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है, बाद में याद आता है, तो अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि वो जवाब जो है डॉक्टर मित्रों से लेके आप तक हम पहुंचाए। और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम अभी सभी डॉक्टर मित्र जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका आभार व्यक्त करने का भारत विकास परिषद की ओर से। तो ये सभी जो मित्र है अभी आपके स्क्रीन पे है, नवीन भाई, विशाल भाई और दैवत भाई, इन्होंने हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया। तो उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सुरेश भाई को विनंती करूंगा कि आभार प्रदर्शित करें भारत विकास परिषद की ओर से। सुरेश भाई, अनम्यूट करो। सुरेश भाई, अवाज नहीं संभળાતો। सुरेश भाई। हाँ जी। हाँ, હવે આવ્યો અવાજ। નમસ્કાર। મેં દરેક ડોક્ટર સાથે વાત કરી, મને બહુ સારું રહ્યું। હું આપણી શાખાના મંત્રી શ્રી હિતેશભાઈ રામદાસાણીને વિનંતી કરીશ કે દરેકનો ડોક્ટર મિત્રો તેજસભાઈ પૂજારા, દીપેનભાઈ અને પાર્ટિસિપેન્ટ જે લોકો હાજર રહ્યા એમનો આભાર વ્યક્ત કરે। શ્રી હિતેશભાઈ રામદાસાણી, શાખાના મંત્રી। હિતેશભાઈ, सबको मेरा प्रणाम, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं इसमें कुछ कारणवश 2 दिन से मेरे दादी की तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल के में था, तो ज्यादा समय नहीं दे पाया। पहले मैं पेन भाई ये हमारे जिनको लास्ट मोमेंट पे ये सेशन के लिए बोला गया और बहुत अच्छी तरीके से अपना सेशन दिया। हमारे खुद के
डॉक्टर विशाल ठक्कर, जो हमेशा से हमको अच्छे मार्गदर्शन देते रहते हैं, हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। देवित भाई मेहता जी, डॉक्टर देवित मेहता जी, आपका भी सेशन बहुत सराहनीय था। बहुत सारे प्रश्नों के हल मिले, जो हमारे क्वेश्चंस ग्रुप में आ रहे थे। ऑलमोस्ट मैं आशा करता हूं कि सबको जानकारी मिली। आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से, हम लोग जैसे कि उस बीच आपने ये समय निकाला और सबको ये जानकारी दी, उसके लिए सर आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स, हमारे मित्र, हमारे मेंबर्स, आदिपुर से, अंजार से, सुरेश भाई, सब बहुत बहुत, और आशा करते हैं कि इस समय में जैसी परिस्थिति गुजर रहे हमारे यहाँ पे, अगर किसी को होगी तो मदद देंगे सबको अच्छी तरह से। थैंक यू सर। क्यों मैंने नंबर लिखा है चैट बॉक्स में, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है जो अभी आप पूछ नहीं पाए, अभी आपको याद नहीं आया, तो आप जरूर इस पे पूछिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि जल्द आपके सवाल डॉक्टर तक पहुंचाएंगे और उनके जवाब जो आएंगे हम आपके तक पहुंचाएंगे। आज के लिए अभी के धन्यवाद। आप अपना जो फीडबैक है हम दे सकते हैं। તેજસભાઈ, एक मिनट तेजसભાઈ, આપના આ સેશન બાબતના આપના અભિપ્રાય તેજસભાઈ પૂજારાને વોટ્સઅપ કરી શકો છો। આમાં કાંઈ પણ સુધારો વધારો અમે આગળ કરી શકીએ તે બાબતે આપના અભિપ્રાય, આપને કેવું लाग्યું, શું સૂચન કરી શકાય, એ તેજસ્વી પૂજારાને અથવા તો ભારત વિકાસ પરિષદ ફેસબુક ઉપર મોકલી શકો છો। રાઈટ, ચલો, થેન્ક યુ।